इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर से क्या मतलब होता है। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर का वर्ड है वो ये कंप्यूट से अखज़ किया गया है। डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अखज़ किया गया है कंप्यूट से, और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना, हिसाब किताब का काम करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना। तो शुरू में जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसको सिर्फ कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको दूसरी कामों के में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कंप्यूटर इज़ ए जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर जो है एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन है। इसका क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर जो होता है इससे मुख्तलिफ़ तरह के काम जो है लिए जा सकते हैं, इस पर मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर जो है रन किए जा सकते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इस पर रन हो सकते हैं। इनकी कोई ख़ास काम नहीं करता, बल्कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम इसके लिए लिखा जाएगा वैसे ही काम ये सॉफ्टवेयर ये डेवलप कर देगा। तो कुछ कंप्यूटर होते हैं स्पेसिफिक पर्पस, यानी कोई ख़ास मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, ये ख़ास काम करती है। इस तरह ओवन है, ये ख़ास काम करता है। इस तरह वॉशिंग मशीन वगैरह में कंप्यूटर लगा होता है जो ख़ास काम करता है। तो कुछ कंप्यूटर जो ख़ास पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि ख़ास काम करते हैं। जिस तरह जो है पेट्रोल पम्प पे कंप्यूटर होता है, या आईसी हॉस्पिटल वगैरह में जो कंप्यूटर होते हैं आईसीयू वगैरह में लगे होते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पज़ है। और जो पर्सनल पीसी होता है ये जनरल पर्पज़ होता है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये यूज़र से जो है इनपुट लेता है, क्या, रॉ डाटा, ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज होता है, जिससे हमें कोई ख़ास जो मालूमात नहीं मिलती, जिसको हम ख़ास अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी यानी कोई ख़ास कोई तरतीब नहीं होती। ऐसा डाटा यूज़र से लेता है, ये इनपुट लेता है, ठीक है, प्रोसेसेस इट, इस पे फिर वो वर्किंग करता है, कैलकुलेशंस करता है, ये अमल करता है अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कैलकुलेशन खुद नहीं परफॉर्म करता, बल्कि ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग करता है डाटे पे, तो उसके लिए उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद, या अमल वगैरह करने के बाद डाटे पे ये कंप्यूटर क्या करता है, गिव्स द रिज़ल्ट, वो हमें रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं आउटपुट। और ये रिज़ल्ट जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। अगर इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम सही दिया है तो उसका रिज़ल्ट भी सही होगा। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस में कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो फिर उसका रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करता। अगर इंस्ट्रक्शन सही है तो रिज़ल्ट भी सही होगा। तो ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उस पर वर्किंग करता है, फिर हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं या डाटा होता है उसको वो क्या कर सकता है, सेव भी करता है फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि हम इसको आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर सकें। तो ये कंप्यूटर का हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर क्या होता है, वो क्या काम करता है, ठीक है, और इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, और ये जनरल पर्पज़ का क्या मतलब होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की इंस्ट्रक्शन जैसी इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, इट प्रोसेसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट एंड प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बड़ी हाई स्पीड के साथ जो है डाटे पे प्रोसेसिंग करती है, डाटे पे वर्किंग करती है, उस पर अमल करती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। और ये अमल कैसे होता है, उस पर वर्किंग कैसे होती है, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। इन इंस्ट्रक्शंस को हमने देखा कि प्रोग्राम भी कहा जाता है। गिवन टू इट, जो इसको दी जाती हैं, प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स, और वो ये एक्यूरेट रिजल्ट, ये सही दुरुस्त रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, देता है। बस ये कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें पहला काम ये होता है कि इनपुट दिया जाता है कीबोर्ड या माउस के ज़रिए से, या दूसरे डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। ये कंप्यूटर क्या करता है, ये सिस्टम यूनिट जो होता है इसमें मुख्तलिफ़ डिवाइसेस लगी होती हैं, रैम भी होती है और प्रोसेसर भी होता है। तो जब इनपुट दिया जाता है वो रैम में स्टोर होता है, प्रोसेसर वहाँ से डाटा पिक करता है, पिक करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट जो है वो प्रिंटर के ज़रिए से या मॉनिटर पे जो है वो प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करता है, या मॉनिटर के ज़रिए से डिस्प्ले करता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और नीचे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जब इनपुट होता है
इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो स्टोरेज मीडिया पे जैसे कि हार्ड डिस्क है, यूएसबी वगैरह पे वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। तो प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को, या कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट का प्रोसेसिंग का जो रिज़ल्ट होता है उसको स्टोरेज मीडिया पे जो है स्टोर कर सकता है। और यहाँ से जब किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक किया जाता है तो वो स्टोरेज मीडिया से जो है दोबारा सिस्टम के पास जो है वो या रैम में आ जाता है, और रैम से फिर इंस्ट्रक्शन जो है वन बाय वन करके जो है प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, ये प्रोसेसिंग उसकी करता है, और इसके बाद जो रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इनपुट फिर प्रोसेसिंग और आउटपुट, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। हम अगर एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड पे जो है ये लिखा हुआ है, या टीचर लिखता है 17 - 8, तो आप इसको देखते हैं तो 17 और 8 ये डाटा हो गया, और जो ये माइनस है ये इंस्ट्रक्शन होगी। ये आप देखते हैं आइज़ के ज़रिए से अपने ब्रेन में ले जाते हैं। तो दीज 3 वैल्यूज़ 17, 8 एंड माइनस इज़ कॉल्ड इनपुट। ये इनपुट है, आप इसको ब्रेन में ले जाते हैं, इसको स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग इंटरनल जो वर्किंग कर रहे होते हैं, आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कि 17 में से 8 माइनस किया तो आप बताते 8 आपके ब्रेन में स्टोर होता है। आप सॉरी 9 जो है वो आप बताते हैं। 9 जब बताते हैं, बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं, तो ये 9 जो है ये आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, या प्रोसेसिंग करते हैं या आउटपुट देते हैं 9 आ गया, ठीक है। कल को टीचर उसके बाद वो चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर भी रहती है। कल को टीचर कुछ अरसे के लिए, कि इंसान है हम इसलिए हम कुछ अरसे के बाद वो चीज़ डिलीट हो जाती है और नई चीज़ें आ जाती हैं। कुछ अरसे बाद जो है टीचर पूछता है जी इसका रिज़ल्ट क्या था, या कल को पूछते हैं तो या तो आप बताते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है 9 था। कल जो क्वेश्चन पूछा तो उसका रिज़ल्ट 9। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके ब्रेन में भी स्टोर होती है। इसी तरह कंप्यूटर में होता है कि इसको इनपुट दिया जाता है, ये उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, यानी कि माइनस है, ये सिंबल है तो वो माइनस करेगा, प्लस का है तो वो ऐड करेगा। तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डाटा पे ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, और इसको फिर स्टोर भी कर लेता है ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो वो हम उसको देख सकें। तो ये होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और साथ में स्टोरेज मीडिया। तो ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम है जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो काम करता है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर का इर्तिका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किस तरह से कंप्यूटर का सफ़र जो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर अबैकस से शुरू हुआ, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए, और फिर आजकल के जदीद डिजिटल कंप्यूटर आए। कंप्यूटर वक्त के साथ साथ किस तरह से डेवलप हुआ, और इसमें किस तरह से चेंजेस आती रहीं, और किस तरह से इसने तरक्की की, और जो मौजूदा कंप्यूटर आजकल हम इस्तेमाल करते हैं ये हम तक किन तब्दीलियों के बाद पहुंचा। Abacus. Abacus was the earliest calculating device invented in China about 5000 years ago. Abacus जो है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइना में जो है ईजाद हुआ तकरीबन 5000 साल पहले। इट कंसिस्टेड ऑफ ए वुडन फ्रेम हैविंग पैरेलल रॉड्स। इसमें एक लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें इस तरह पैरेलल जो है वो रॉड्स लगे होते हैं। दीज रॉड्स हैड ए नंबर ऑफ वुडन बीड्स। इन रॉड्स के ऊपर जो है ये बीड्स गोल गोल आप देख सकते हैं, ठीक है, बॉल की तरह जो है जिस तरह तस्वीर में दाने होते हैं, ये इस तरह ये बीड्स हैं होते हैं विच कुड स्लाइड फ्रीली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रॉड्स, जो फ्रीली जो है आसानी से जो है वो ऊपर नीचे जो है मूव किए जा सकते हैं रॉड पर। वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बीड्स आर मूव्ड अप एंड डाउन विद फिंगर्स। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बीड्स को जो है ना फिंगर की मदद से ऊपर नीचे जो है वो मूव किया जाता है, यानी कि इस बार के करीब लाया जाता था, ये सेंटर वाली बार के करीब। अगर फॉर एग्जांपल 3 काउंट करना तो इसको 3 को इधर कर देते थे इस तरह। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बीड्स को क्या किया जाता था, फिंगर की मदद से अप एंड डाउन जो है मूव किया जाता था। बैकस वाज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बैकस को सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इट हैज़ बीन यूज इन चाइना एंड सम अदर
एशियन कंट्रीज टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो है चाइना में और दूसरी एशियन कंट्री में 20वीं सदी के एंड तक इस्तेमाल होता रहा है, यानी कि कुछ अर्से पहले तक ये जो है इस्तेमाल होता रहा है और हो सकता है आजकल भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा हो। नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर इज स्कॉटिश mathematician invented a calculating device called Napier's boon in 1614। जॉन नेपियर जो एक स्कॉटलैंड का रियाजीदान था, मैथमेटिशियन था, उसने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इजाद की जिसका नाम नेपियर्स बून रखा गया और ये 1614 में ये डिवाइस जो है बनाई गई। इट कंसिस्टेड ऑफ ए वुडन बॉक्स। इसमें एक वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का एक जो है बॉक्स है, कंटेनिंग रोटेटिंग सिलेंडर्स। इसमें ये छोटे छोटे जो है सिलेंडर्स हैं जो रोटेट करते हैं, ठीक है। इसमें रोटेटिंग सिलेंडर होते थे। ईच ऑफ विच हैड द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और हर एक के ऊपर जो है 0 से लेकर 9 तक डिजिट जो है वो लिखे हुए होते थे। तो ये इनको सिलेंडर्स कहा जाता है। ये सिलेंडर्स के ऊपर जो डिजिट्स होते थे 0 to 9, और ये एक बॉक्स के अंदर फिक्स होते थे। इट कुड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो डिवाइस थी नेपियर्स बोन, ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, डिवाइड भी कर सकती थी और उनका स्क्वायर रूट वगैरह भी फाइंड कर सकती थी। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो लॉजिक है उसको अप्लाई करते हुए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड किए जा सकते हैं। तो ये मशीन इस काम के लिए बनाई गई। हिज बिग अचीवमेंट वाज द इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने जो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी वो लॉगरिथम जो है उसने बनाया है, इजाद किया लॉगरिथम। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लॉगरिथम, लॉग का एक पूरा चैप्टर है इसमें 9th-10th में। तो ये उसकी बड़ी अचीवमेंट थी। पास्कल लाइन। इस मशीन को पास्कल लाइन कहा जाता है। Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascal line in 1642 when he was only 19 years old। ब्लेज पास्कल जो एक फ्रांसीसी रियाजीदान था, मैथमेटिशियन था, उसने एक कैलकुलेटिंग मशीन इजाद की जिसका नाम जो है पास्कल लाइन रखा गया, और ये 1642 में जो है वो बनाई गई जब वो सिर्फ 19 साल का था। पास्कल लाइन यूज़ रोटेटिंग व्हील्स। पास्कल लाइन में जो है रोटेटिंग व्हील्स जो है इस्तेमाल होते थे या हुए थे। ये देखें, ये व्हील है एक, इस व्हील के ऊपर जो है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स जो है लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स लिखे हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। ये भी व्हील है, इसके ऊपर भी 0 से लेकर 9 तक, इसके ऊपर भी 0 से लेकर 9 तक। ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स। इसके 10 पार्ट्स होते थे हर व्हील के, हैविंग डिजिट्स फ्राम 0 to 9, जिनके ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे हुए होते थे। कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ व्हील्स। और जो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी व्हील्स को रोटेट करते हुए कैलकुलेशन जो है परफॉर्म की जाती थी। व्हेन वन व्हील कंप्लीट्स ए रोटेशन, जब एक व्हील जो है वो अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेता था, यानी कि 0 से लेकर 9 तक पूरा वो घूम जाता था, द नेक्स्ट व्हील मूव्स बाय 1 डिजिट। तो अगले व्हील की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता था, यानी जब एक व्हील जो है कंप्लीट हो चक्कर लगा लेगा पूरे, उसके 10 डिजिट्स हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। इस तरह जब ये पूरा 1 by 1 करते हुए जो है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट की वैल्यू में एक इजाफा हो जाता है। जिस तरह आजकल हम देखते हैं गाड़ियों के मीटर होते हैं या बिजली के मीटर हैं, उसमें ये पहले राइट साइड पे यूनिट डिजिट होता है, जब ये 0 से लेकर 9 तक पूरा एक सर्कल जो है कंप्लीट कर लेता है, पूरी उसकी रोटेशन हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो डिजिट होता है उसमें इजाफा, एक का इजाफा हो जाता है। इसी तरह पहला जो है वो 10 तक जाएगा, फिर उसकी वैल्यू में एक और इजाफा होता है, इस तरह इजाफा करते हैं। सेकंड जो है वो जब ये पूरे 10 कर लेगा तो फिर नेक्स्ट जो है थर्ड की यानी कि जो 100 पोजीशन पे उसकी वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। इट हैड ए नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट्स फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स। इसके ऊपर ये देखें, ये छोटे छोटे जो है वो स्लॉट्स लगे, खाने हैं जहाँ पे जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले होते थे।
इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स। ये मशीन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकती थी ऑन होल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं आता, पॉइंट के बगैर वाले नंबरों पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर सकती थी। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इन 1822 द इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक इंग्लिश रेजिदान था चार्ल्स बेबेज, स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए बिग कैलकुलेटिंग मशीन। उसने एक बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन पे काम करना शुरू किया, अबाउट द साइज़ ऑफ ए रूम, जिसका साइज़ तकरीबन एक रूम जितना था। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन, उसने उसका नाम जो है डिफरेंस इंजन रखा। बेबेज वर्क फॉर मैनी ईयर्स ऑन द मशीन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट। बेबेज ने उस मशीन पे काफ़ी साल काम किया, लेकिन वो उसको पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ वो मशीन जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव उससे हासिल करने थे वो तो हो रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने उससे रिज़ल्ट जो है ना मिल सके, इसलिए उसने उस पर काम करना जो है फिर मज़ीद जो है वो छोड़ दिया। लेटर ही केम अप विद द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। उस मशीन को देखते हुए लेकिन उसके जहन में बाद में एक आइडिया आया एक और मशीन बनाने का, जिसका नाम उसने एनालिटिकल इंजन रखा। ही कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज द टेक्नोलॉजी वाज नॉट एडवांस एनफ। उसने ये वो जो है चार्ल्स बेबेज इस मशीन को भी कंप्लीट ना कर सका जिसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। ये भी पूरी तरह से ना बन सकी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसमें वो इस्तेमाल करना चाह रहा था वो इतनी एडवांस उस वक्त नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी को इसकी जो ज़रूरत को जो है वो पूरा कर सके। तो ये जो है फिर उसकी वफ़ात के बाद जो है जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, उन्होंने इसको जो है वो बाद में कंप्लीट किया था। बट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने चूँकि इसको तो कंप्लीट नहीं कर सका था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो है ना उसने जो जदीद डिजिटल कंप्यूटर, आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनका जो है वो उसने संग बुनियाद रखा, यानी कि उसको जो है वो जो जिस बेस पे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए हैं जाते हैं वो उसी बेस पे बनाए गए हैं जिसकी बेस पे ये एनालिटिकल इंजन जो है बनाया गया था। टूडेज मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन, यानी कि एनालिटिकल इंजन के आइडिया की बेस पे जो है बुनियाद पे जो है आजकल के डिजिटल कंप्यूटर बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि इनपुट दिए प्रोवाइड किया जाता था, प्रोसेसिंग होती थी इंटरनल, ठीक है, उसको स्टोर किया जाता था, फिर रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता था। तो जो आइडिया इसमें इस्तेमाल किया जाता था एनालिटिकल इंजन में, वही आइडिया जो है वो आजकल के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को जो मॉडर्न डिजिटल आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनका जो है फादर कहा जाता है, क्योंकि इसके आइडिया की बेस पे जो है जदीद कंप्यूटर बनाए गए हैं। हॉलरेथ डेस्क। इन 1890 1890 में हरमन हॉलरेथ बिल्ट एक टैबुलेटिंग मशीन। हरमन हॉलरेथ ने एक कैलकुलेटिंग या टैबुलेटिंग मशीन बनाई जिसका नाम उसने हॉलरेथ डेस्क रखा। दिस मशीन वाज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका। ये मशीन जो इसलिए बनाई गई, ये ईजाद की गई ताकि अमेरिका में जो 1890 में सेंसस हुए थे, यानी कि मरदमशुमारी का काम हुआ था, उसमें हेल्प करने के लिए ये मशीन जो है वो बनाई गई, क्योंकि सेंसस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं, डाटा स्टोर करना होता है, तो उसके लिए ये मशीन जो है वो डेवलप की गई उसमें हेल्प करने के लिए। इस मशीन के तीन मेन पार्ट्स थे। हॉलरेथ डेस्क कंसिस्टेड ऑफ ए कार्ड रीडर, उनमें से एक कार्ड रीडर होता था। इसका काम क्या था? विच सेंस द होल्स इन द कार्ड, जो कार्ड के ऊपर होल्स होते थे, छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते थे, उनको सेंस करता, यानी कि उनको रीड करता था, ठीक है। ये इस पे क्या होता था? इनपुट होता था। और इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट था एक गियर ड्रिवन मैकेनिज़्म। एक गियर ड्रिवन मैकेनिज्म, गियर की फॉर्म में एक चीज़ थी जो कि विच कुड काउंट, जो कि काउंट कर सकती थी कि कितने 1 2 3 4 इस तरह काउंट कर सकती थी। एंड ए लार्ज सेट ऑफ डायल इंडिकेटर्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स। और इसके साथ साथ इस मशीन के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है वो डायल इंडिकेटर्स होते थे जिनके ऊपर रिज़ल्ट डिस्प्ले होता था, ठीक है। जिस तरह वो कोई चीज़ हम करंट प्रोवाइड करते हैं या कोई चीज़, तो वो उसकी नीडल्स होती हैं छोटी छोटी, वो मूव करती हैं जिससे हमें पता चलता है इस वक्त रीडिंग क्या है। तो इस तरह इसके ऊपर जो ये इंडिकेटर होते थे जो रिज़ल्ट शो करवाते थे।
आफ्टर बिल्डिंग हॉलरेथ डेस्क, इस मशीन को यानी हॉलरेथ डेस्क बनाने के बाद हॉलरेथ स्टार्टेड ए कंपनी बाय द नेम ऑफ टैबलेटिंग मशीन कंपनी। हॉलरेथ चूँकि कामयाब हो चुका था, उस मशीन काफ़ी पॉपुलर थी, तो उसने एक जो है कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम उसने टैबलेटिंग मशीन कंपनी रखा। इवेंचुअली दिस कंपनी चेंज इट्स नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आखिरकार बाद में इस मशीन ने अपना नाम जो है वो चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख लिया, IBM। आप जानते हैं, आपने ये नाम सुना होगा कि बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कंप्यूटर और इससे रिलेटेड दूसरी डिवाइसेस जो है वो बनाती है। स्लाइड रूल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, English mathematician William Oughtred developed a device called slide rule in 1614। 1614 में लॉगरिथम के आइडिया की बुनियाद पे जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथरेड ने जो है एक डिवाइस डेवलप की, बनाई, जिसका नाम उसने रखा स्लाइड रूल। इट वॉज़ वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मशीन जो है वो काफ़ी जो है यूज़फुल थी, ये डिवाइस जो थे काफ़ी यूज़फुल थी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह परफॉर्म करने के ऐसे क्वेश्चन जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती थी, उनको ये आसानी से सॉल्व कर सकती थी। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स थे, स्लाइड रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर। इसके 3 पार्ट्स हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं ये रूल था जो कि फ़िक्स था, ठीक है, ये स्टैटिक, इसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह लिखी होती हैं। इस तरह ये जो स्लाइड है इसके ऊपर भी कैलकुलेशन लिखी होती हैं और इसको लेफ़्ट और राइट जो है वो मूव किया जा सकता है विद इन द रूल के अंदर जो इसको लेफ़्ट और राइट मूव किया जा सकता था। और थर्ड पार्ट था कर्सर। ये कर्सर जो है ये ट्रांसपेरेंट होती थी, यानी कि इसके ऊपर जो ये स्लाइड और रूल के ऊपर जो मतलब इंस्ट्रक्शन डाटा लिखा हुआ है, कैलकुलेशन लिखी हुई है, इनको देखा जा सकता था। और साथ में हम यानी कि इधर से जो है इसको कर्सर की जो ये नीचे लाइन नज़र आ रही है, ये वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, या आप ये कर्सर के ऊपर थी, यानी कि जब हम इसको कर्सर को इधर लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे या स्लाइड को मूव करते थे तो ये तीनों की रीडिंग जो है ना, इसकी लाइन और इन दोनों की जो रीडिंग जो है वो हम पढ़ सकते थे। स्लाइड रूल was replaced by the electronic pocket calculator in the early 1970s। स्लाइड रूल जो है काफ़ी पॉपुलर थी और कैलकुलेशन में इस्तेमाल की जाती रही, लेकिन 1970s में जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर ने इसकी जगह जो है वो ले ली और ये ख़त्म हो गई। मार्क वन, अगली जो कामयाब कंप्यूटिंग मशीन थी वो डिजिटल कंप्यूटर था जो कि जिसका नाम था मार्क वन। ये 1944 में हावर्ड एकन ने इजाद किया इसको। मार्क वन ये था कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में जो है वो 3 नंबर्स को वो ऐड कर सकती थी और जिनमें से तीनों नंबर्स की लेंथ जो है 8 डिजिट्स तक हो सकती थी। जैसे हमारे पास अगर 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स होते हैं, 1000 में जाते हैं, ठीक है, और 5 इस तरह ये 8 डिजिट्स नंबर्स को ऐड कर सकती थी। और इस मशीन की कामयाबी की एक वजह ये भी थी कि ये पहली वो मशीन थी जिसके जो रिज़ल्ट थे वो प्रिंट आउट उनका लिया जा सकता था पंच कार्ड के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के ऊपर। इससे पहले जो मशीन्स थे उनके रिज़ल्ट जो मशीन के ऊपर ही डिस्प्ले होते थे, अलग से हम प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन मार्क वन में ये खसूसियत थी कि हम इसके रिज़ल्ट जो है पंच कार्ड पे प्रिंट करवा सकते थे या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे। मार्क वन जो है एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी और इसकी जो हाइट थी वो 8 फीट थी और इसका वज़न तकरीबन 5 टन था। आपको पता है कि एक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, तो इसका मतलब है इस मशीन का जो वज़न था 5000 किलोग्राम था तकरीबन। और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो है तकरीबन 3000 इस्तेमाल किए जाते रहे, लेकिन फिर भी ये उस वक्त एक कामयाब मशीन थी। तो हावर्ड एकन ने मार्क वन को में मज़ीद जो है इसमें फंक्शनैलिटी ऐड की और मार्क टू बनाए, फिर मार्क टू में मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी ऐड की, मार्क थ्री और फिर मार्क फोर जो है वो बनाएगी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली एक चेन है जो कि इंशियंट मीन कदीम
बैकस से शुरू होती है, और उसके बाद जो है एनालिटिकल इंजन इसमें आता है ऑफ 19th सेंचुरी, दूसरे कंप्यूटर्स आते हैं। इसके बाद ये जो आज मौजूदा दौर के जदीद कंप्यूटर है यहाँ तक। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, यानी कि कंप्यूटर किस दौर में बनाया गया है, ये कंप्यूटर का बनाया जाना, इसको बेसिकली 5 जनरेशन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर की जनरेशन है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि उस दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती थी या की जाती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1940 से लेकर 1956 तक इस्तेमाल किए जाते रहे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, जिसकी वजह से जो है इन कंप्यूटर्स को एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत होती थी। और दूसरा प्रॉब्लम वैक्यूम ट्यूब्स के साथ ये था कि ये बहुत जल्दी जल जाती थी, ठीक है, ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स को रिपेयर करना और मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब हम पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द फॉलोइंग आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहला ये कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ वैक्यूम ट्यूब, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। स्पीड वाज स्लो, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इनकी स्पीड जो है वो स्लो थी, और मेमोरी वाज वेरी स्मॉल, और इनकी मेमोरी काफ़ी कम होती थी। दे आर ह्यूज इन साइज टेकिंग द इंटायर रूम, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, ताकि वो एक रूम जितना, जैसे हमने मार्कर में देखा कि उसकी लेंथ जो थी 50 फीट थी, हाइट जो है 8 फीट थी, और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 टन था। इस तरह दे वर वेरी एक्सपेंसिव, इतनी बड़ी मशीन को बनाना काफ़ी कॉस्टली था। और दूसरा ये था, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी जो जल्दी जो है ख़राब हो जाती थी। इस वजह से ये कंप्यूटर जो थे अनरिलायबल थे, जल्दी ख़राब हो जाते थे। और इसकी वजह से इतनी बड़ी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो इस्तेमाल, एनर्जी इस्तेमाल करती थी, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती थी, और दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और वो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करती थी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड एग्जांपल। हम देखेंगे कि इन कंप्यूटर्स में इनपुट किस तरह दिया जाता था और आउटपुट कैसे रिसीव किया जाता था, और इन कंप्यूटर्स में लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती थी। तो इन कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनपुट के लिए पंच कार्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, और जो आउटपुट रिसीव किया जाता था वो प्रिंट उसको हम कर सकते थे थ्रू इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर के। और इन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मीन इसमें 2 डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 0101, ऑन ऑफ। ये मशीन लैंग्वेज जो है इंतहाई डिफ़िकल्ट होती है आम लोगों के लिए। तो इसलिए ये कंप्यूटर जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर थे जिनको ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आम इस्तेमाल में ये कंप्यूटर नहीं थे, और ये इंतहाई कॉस्टली थे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है यूनिविक, UNIV, यूनिविक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। IBM 604 मार्क 1 जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है, और एडसिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1963 के दरमियान में इस्तेमाल किए जाते रहे। 1947 में 3 साइंसदानों विलियम शॉकले, जॉन बर्दीन और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर को ईजाद किया। ट्रांजिस्टर जब बन गया तो ट्रांजिस्टर भी वैसे ही काम करता था जैसे वैक्यूम ट्यूब्स काम करती थी।
ट्रांजिस्टर ने जो है वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और ये सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ कि क्या वजह थी कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी उनकी जगह जो है ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो ट्रांजिस्टर के कुछ एडवांटेजेस हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा फास्ट थे, मोर रिलायबल थे, साइज़ के लिहाज से कम थे और मच चीप ज़्यादा सस्ते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। Characteristics of second generation computer. The following are the characteristics of second generation computers. फर्स्ट है कि इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। दूसरा ये कि ट्रांजिस्टर की वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा हो गया और उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। वजह क्या थी कि क्योंकि ट्रांजिस्टर बजाते खुद जो है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे और इसकी वजह से कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर। चूँकि ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होते थे, इस वजह से इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ज़्यादा रिलायबल थे और चीपर थे, ज़्यादा सस्ते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर्स इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाने लगे। मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क हम कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, और कार्ड रीडर्स इस्तेमाल किए जाते थे और इसके साथ साथ प्रिंटर भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन कंप्यूटर्स में जो है असम्बली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी जो कि आसान थी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और बाद में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और कोबोल वगैरह भी इस जनरेशन में इस्तेमाल की जाने लगी। Examples of second generation computers. Some examples of second generation computers are UNIVIC second. UNIVIC stand for Universal Automatic Computer. IBM 7030, 7780 and 7090. NCR 300 series. NCR stand for National Cash Register और General Electric GE 635 Control Data Corporations CDC 1604 कंप्यूटर्स। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1963 से लेकर 1971 तक इस्तेमाल किए जाते रहे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये जो है इसको सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने लगी ट्रांजिस्टर की जगह पे। तो आईसी चिप जो है वो 1960s के शुरू में जो है 61 में तकरीबन ये जो है वो डेवलप की गई और एक सिंगल आईसी चिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजिस्टर जो है लगाए जाते हैं, इसमें पड़े होते हैं, इसमें एम्बेड कर दिए जाते हैं। तो आईसी चिप इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। आईसी चिप की इजाज़त से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा हो गई और इसकी जो कॉस्ट थी, डेवलपमेंट कॉस्ट थी, जो वो कम हो गई। Characteristics of third generation computer. The following are the characteristics of third generation computer. फर्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड आईसी चिप। इनमें आईसी चिप इस्तेमाल की जाती थी और आईसी चिप की वजह से इन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा होगी और उनकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी और कंप्यूटर जो है कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बिकेम स्मॉलर, cheaper and more reliable than the second generation computer। कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा छोटे थे, ज़्यादा सस्ते थे और ज़्यादा रिलायबल थे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत। और इन कंप्यूटर्स में जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी वो कीबोर्ड और मॉनिटर जो है ये थे। और ये कंप्यूटर जो है
दिस कंप्यूटर यू कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इससे पहले जो कंप्यूटर थे उनमें एक ही प्रोग्राम एक वक्त में रन किया जा सकता था, लेकिन इन कंप्यूटर्स में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर की जो है कैपेबिलिटी वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये हम एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो चला सकते थे। Examples of third generation computers. Some examples of third generation computers are Barrows 6700, IBM 360, System 3, or Control Data Corporation 3300 and 6600 computers. These are the examples of third generation computers. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1971 से शुरू हुए और अभी तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो है वो बनाई गई, डेवलप की गई, और इन चिप्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो इम्बेड कर दिए जाते हैं, इनमें लगा दिए जाते हैं, ये इनके ऊपर लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आल्सो वाज आल्सो डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर भी जो है इस जनरेशन में जो है डेवलप किए गए। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक सिंगल चिप होती है दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कंप्यूटर जो है इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर बने। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ज़्यादा फास्ट हैं, हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज़ एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये फास्ट भी है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इनमें कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हम बारकोड रीडर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, ठीक है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज़। ये कंप्यूटर इस दौर में जो कंप्यूटर बनाए गए वो साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटे हैं, वेरी रिलायबल है, और लेस इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ ये अफोर्डेबल है, यानी कि प्राइस के लिहाज से सस्ते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर। और इस जो इरा है या इस दौर के जो कंप्यूटर हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उनके लिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, एक्रोबैट रीडर है, पावर पॉइंट है, फ़ोटोशॉप है। इस तरह मुख्तलिफ दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाए गए, ठीक है, जो कि ज़्यादा आसान थे एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, जो कि ब्लैक स्क्रीन होते थे, जिसके ऊपर काम करने के लिए हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता था। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, इसलिए कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी आसान है, और आजकल हर कोई इनको इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर जो होते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, जो कि कंबाइन करते हैं यानी ऐसे सॉफ्टवेयर में, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो वगैरह भी हो सकती हैं, इनका कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है कि दिस कंप्यूटर सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन कंप्यूटर्स पे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आजकल इस्तेमाल की जाती हैं, विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन वगैरह, ये इन कंप्यूटर्स पे रन हो सकती हैं। और फॉर डेवलपिंग पावरफुल सॉफ्टवेयर, इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के हम सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं।
और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल और वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये इन कंप्यूटर्स पे वायरलेस डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और पोर्टेबल मीन होता है ऐसी डिवाइसेस जो आसानी से लाइट वेट हों, एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम कहते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस। Examples of microprocessors. Some example of microprocessor developed in fourth generation of computers are Intel Pentium series P1, P2, P3, P4, dual core, Core 2 Duo, Core i3, i5, i7 और AMD Athlon। ये एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेसर की जो इस जनरेशन में डेवलप किए गए। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले हमने देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अब है एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM ThinkPad सीरीज, HP Pavilion सीरीज, डेल इंस्पायरन सीरीज और एप्पल्स मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर सीरीज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये मौजूदा दौर से मुस्तकबिल में इस्तेमाल किए जाएंगे, मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाले दौर में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। The goal of fifth generation computer is to develop devices that can understand natural languages and having thinking power। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो इस तरह होंगे कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस यानी कि आम इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कोई कमांड दी जाए तो वो उसको फुलफ़िल करेंगे, और इसके साथ साथ इनमें थिंकिंग पावर जो है होगी। ऐसे कंप्यूटर बनाना जो है एक बिग चैलेंज है कंप्यूटर डेवलपर्स के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए, को ऐसे सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाए जिनमें जो है हम सिंपल इंग्लिश सेंटेंस के ज़रिए से कमांड दें और वो हमारे टास्क को परफॉर्म कर दें। Characteristics of fifth generation computer. Fifth generation computer are based on artificial intelligence। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है उनकी बुनियाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मसनूई ज़हानत, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में कुदरती ज़हानत जो है वो दी हुई है, ज़हन दिया हुआ है, इसका ब्रेन होता है, इंसान जो है ख़ुद से फ़ैसले कर सकता है, अच्छाई और बुराई को पहचान सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो एम्बेड कर दी जाती है कि ताकि ये ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सके। इस सिलसिले में कुछ कामयाबी हुई भी है, हम रिपोर्ट्स देखते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। मज़ीद इस पर काम किया जाएगा और फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे सिस्टम बनाए जाएंगे। इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मिनिमाइज द नीड टू राइट प्रोग्राम। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रोग्राम लिखने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। दीज कंप्यूटर विल अलाउ यूज़र टू गिव कमांड्स इन एनी नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की जाएगी जिसकी वजह से यूज़र जो है आम लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में जो है कंप्यूटर्स को कमांड दे सकेगा। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल हम रोबोट्स देखते हैं। रोबोट जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, और इस तरह एक्सपर्ट सिस्टम दोनों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल की गई है।